कि आज का जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा हाउ एग्जैक्टली सॉलिड दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड एंड वो कैसे अफेक्टेड होता है। इसमें ध्यान रखना अपने सामने चीनी को पानी में मिलाते हुए या नमक को पानी में मिलाते हुए, ये इस तरह का सोल्यूशन ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे कोई भी गैस जैसे ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिसॉल्व है। सॉफ्ट ड्रिंक आप पसंद करते हो CO2 की वजह से। तो ये दो फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले ये बात को समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाई दैट सॉलिड गेट्स डिसॉल्व इन लिक्विड, इसका रीजन समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी सॉलिड डिसॉल्व करता है लिक्विड में, बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस यदि डिसोसिएट कर गया पानी में, सॉलिड डिसोसिएट्स इन लिक्विड, वी से सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये डिसोसिएट करेगा सॉल्वेंट में एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे चीनी पानी में मिलाए तो आपको चीनी जब पानी में घोल रहे हो तो वो सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यदि सॉल्वेंट का, देखो सच्चाई यही है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा एक पिक्चर समझने की कोशिश करो। और इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर सल्यूट आता है। सल्यूट, ये जो ग्रीन ग्रीन हम आपको दिखा रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर पूरा डिस्पर्स होता है। आपको पता है कोई भी ड्रेनेज सिस्टम भी ओवरफ्लो कर जाता है, नाला वगैरह देखते हो ओवरफ्लो कर जाता है। कब ओवरफ्लो करता है? जब उसके लिए जगह नहीं होता है। यदि जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है सॉल्वेंट में और उसके लिए नाले में जगह नहीं होता है, जैसे बारिश होती है अभी, तो आप देखोगे ओवरफ्लो होना शुरू होता है। वैसे ही सल्यूट सॉल्वेंट में जब डाला गया तो सल्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। ग्रीन से हमने सल्यूट दिखाया है। अब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाकर के बैठता है, जिसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। वो दिखता नहीं है फिर, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जब फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं जब पूरे अच्छे से फिल्ड हो जाएंगे, तब तो आपका ये रिवर्स करने लगेगा, मतलब कि ओवरफ्लो होने लगेगा। जो सल्यूट है, या तो जो पहले से डिसॉल्व है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इट मींस इट विल स्टार्ट गेटिंग रिवर्स्ड। When solute is dissolved in solvent, results in the formation of solution. थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, यदि ज्यादा सल्यूट सॉल्वेंट में डाल देंगे, इट स्टार्ट्स गेटिंग रिवर्स्ड। ठीक है, इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो मोर डिसोल्यूशन, मतलब कि वो ऐसा स्टेज होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, आपको लगेगा कि उससे एक भी ज्यादा पार्टिकल आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। सैचुरेटेड मींस व्हाट? नो मोर डिसोल्यूशन। नो मोर डिसोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? आगे और डिसोल्यूशन नहीं होगा, एक भी पार्टिकल डालिएगा वो रिवर्स हो जाएगा। दिस इज योर सैचुरेटेड का मेन मीनिंग। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ा करके, व्हाट वी डू, टेम्परेचर बढ़ा करके इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो बीच का जगह वो फैल जाता है। ठीक है, तो और सल्यूट ऐड किया जा सकता है। इसमें हम लोग दूसरा टर्म यूज करेंगे, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर व्हेन यू ऐड सल्यूट, तो वो इंक्रीज करके आफ्टर increasing temperature of solvent, increasing temperature, intermolecular spaces increases, spaces जो हैं बढ़ेंगे, increase, and more solute can be added। जब intermolecular space बढ़ जाएगा ना, more solute can be added। be added, ज्यादा सल्यूट ऐड करेंगे हम यदि, if more solute we are going to add here, so what happens exactly, जैसे सुपर सैचुरेटेड, लेकिन ज्यादा सल्यूट ऐड कर दिए, सपोज करो कि नॉर्मल वे में 25 ग्राम चीनी डिसॉल्व करता है एक ग्लास पानी में, आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो 30 ग्राम डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, मोर सल्यूट कैन बी एडेड एंड आफ्टर sometimes no more dissolution takes place। After sometimes no more dissolution takes place।
मीन्स जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा और हम सल्यूट ऐड कर दिए उसके बाद वी डोंट फाइंड दैट एनी मोर सल्यूट कैन बी एडेड, उसके अलावा और सल्यूट ऐड नहीं हो सकता है, उसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से बोलो बेटे, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हुए कि हम लोग चीनी पानी में मिला रहे हैं, बड़े अच्छे से सोल्यूशन बन रहा है, क्लियर सोल्यूशन बन रहा है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जब फिल हो जाएगा तो आप थोड़ा सा और सल्यूट डालिएगा, डालते जाइएगा तो वो कहेगा कि नहीं अब डिसॉल्व नहीं कर सकते, रिवर्स होगा, नीचे जा जा करके सेटल करने लगेगा ये ग्रीन वाला। टेम्परेचर बढ़ा के थोड़ा स्पेस क्रिएट करोगे तो और सल्यूट को घुसाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी सुपर सैचुरेटेड बन जाने के बाद फिर से आगे सोल्यूशन डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है, दैट इज रिपोर्टेड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, इट्स ओके। तो यहाँ पर समटाइम्स क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature on dissolution, on dissolution। अलग से एक क्वेश्चन आता है आपका of solute, solid solute in liquid। ठीक है, solid solute in liquid, what are we going to say here? Effect of temperature on dissolution of solid solute in liquid की बात होगी। यहाँ के केस में क्या होगा कि हम लोग टेम्परेचर सॉलिड सोल्यूट मिलाने की कोशिश करेंगे लिक्विड में, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन एक क्राइटेरिया है यहाँ पर, जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वी ऐड टू सॉल्वेंट एंड रिवर्सिबल हुआ, सोल्यूशन बना, इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जैसे हम इसको देखें कि यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हुआ, कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर एडिंग सोल्यूट टू सॉल्वेंट हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, लेकिन इसके अलावा क्राइटेरिया है कि क्या ये एक्सोथर्मिक है, मतलब जब सोल्यूट आप सॉल्वेंट में मिला रहे हो और सोल्यूशन जो बन रहा है ग्लास से भी पकड़ोगे आपको ठंडा लगेगा तो वो एक्सोथर्मिक है। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर हियर, यहाँ पर जब इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ली शार्टलियर प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड का, इसमें कहा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर प्रिंसिपल, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फॉरवर्डेड। मतलब कि सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ली शार्टलियर ने बोला था कि जब कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड एक्सो है एंड बैकवर्ड इज एंडो। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का इंडिकेशन है, फॉरवर्ड इसमें दिखा रहे हैं एक्सो है, लेकिन बैकवर्ड इज एंडो। तो जिस समय आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फॉरवर्डेड। सो अकॉर्डिंग टू ली शार्टलियर प्रिंसिपल, what we are going to talk here, ली शार्टलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, with the increase in temperature, with the increase in temperature, endothermic is forwarded। ठीक है, what we said here, with increase in temperature, which reaction is forwarded here, endothermic। ठीक है, एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड का मतलब हुआ कि आपका जो भी सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, आप टेम्परेचर, यदि वो एक्सोथर्मिक है तो जान लो प्रोसेस रिवर्स कर जाएगा, फॉरवर्डेड। हेंस इस वाले केस में यदि आपका सोल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक था, सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा
तो रिवर्स प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज फॉरवर्डेड, इतना पे स्टॉप कीजिएगा। एंड इन दिस एग्जाम्पल, जो अबव एग्जाम्पल है, रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अबव example precipitation, that is reverse process takes place. ठीक है, what we said here, in this case according to Lee-Chatelier principle, with increase in temperature endothermic reaction is forwarded. ये बात हम लोग को क्लियर है अच्छे से। यदि यही डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता, जैसे कई बार क्या होता है, सेकेंड एग्जाम्पल, हम सल्यूट लिए, ट्राई करना ग्लूकॉन डी वगैरह आप स्टील की ग्लास में लेते हैं, यदि ग्लूकोज लेते हो, पानी में मिलाया, सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, आपको ठंडा लगेगा। स्टील के ग्लास यदि पकड़े हुए हो तो आपको वहां ठंडा लगेगा, इट मींस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इसका जो फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट इज एंडो। When solute is added to water, heat energy is absorbed, solution is made. Which process is this? This is endothermic, right? एंडो ये सॉल्वेंट हो गया। एंडोथर्मिक से कहने का मतलब हो गया क्या, कि when temperature is increased, एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड, मतलब ज्यादा ग्लूकोज आप ऐड कर पाइएगा। एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड means more solute can be added to solvent. राइट, इट मीन्स यहां पर किस केस में आपका ज्यादा डिसोल्यूशन होगा, एंडोथर्मिक। यदि सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं, जिस समय सोल्यूशन हम बना रहे हैं, तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि क्या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये सुना है आपने कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा सल्यूट ऐड होगा। ज्यादा सल्यूट ऐड होगा का मतलब क्या है, साफ यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा सल्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर, लेकिन उसका कंडीशन है कि इट शुड बी एंडोथर्मिक। यदि एक्सोथर्मिक होगा तो आपका प्रोसेस रिवर्स करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यदि आ गया तो यहाँ दिमाग घूम जाता है। सबको आदत है कि टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा डिसोल्यूशन होता है, लेकिन वही डिसोल्यूशन होगा, ज्यादा से ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व होगा यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। हमने आपका ग्लूकोज इन वाटर वाली एग्जाम्पल लिया, लेकिन जहां पर आपको सल्यूट सॉल्वेंट में मिलाते हो और हीट निकलने लगता है, वहां के केस में बिल्कुल ही टेम्परेचर बढ़ाने से आगे नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस नीचे जाके सेटल कर जाएगा। तो ये था आपका सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ऑफ गैस ठीक है, राइट। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब हो गया, तुम्हारे सामने एग्जांपल दे रहे हैं, लिक्विड है सॉफ्ट ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक, एंड इसमें जो हमको अच्छा लगता है सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि इसके अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2।
CO2 गैस इज डिसॉल्व। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, एक चीज और बतानी है, चलो इस पर बात कर लें हम लोग पहले। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में ये कहा जाता है कि गैस कैसे डिसॉल्व होगा। ऑक्सीजन इन वाटर एग्जाम्पल है, CO2 इन वाटर, एयर इन वाटर, और बहुत बहुत जगह पर एयर इन वाटर, बहुत जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये डिसॉल्व होता है, क्या ये टेम्परेचर के बढ़ाने से डिसॉल्व करता है? नहीं, टेम्परेचर से इसको बिल्कुल मतलब नहीं है। इसको जबरदस्ती ऊपर से प्रेशर लगा करके डिसॉल्व कराया जाता है। So in order to dissolve gas in liquid, pressure is applied on the gas to dissolve it into water. In the gas to dissolve it into water, right? And to explain this, Henry's law is introduced. Explain this, Henry's law is introduced. To explain this, which law is introduced here? Henry's law. What is Henry's law exactly? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए we are talking about Henry's law should be there. ये है क्या Henry's law? ठीक है, what is Henry's law exactly? इसके बारे में जानिए। इसका डेफिनेशन आता है बोर्ड में, डेफिनेशन आएगा, नहीं तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। हेनरीज लॉ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस applied on the gas is directly proportional to mole fraction of the gas in a solution. Pressure applied on the gas is directly proportional to mole fraction of the gas in a solution. ठीक है, तो यहाँ के केस में जैसे हम लोग बात करेंगे, P gas should be directly proportional to chi gas. दिख रहा है आपको? ये तुम लोग हो या नहीं? है मैम। ये क्या डिस्कस कर रहा है? प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मींस गैस कितने सारे गैस डिसॉल्व करेंगे किसी भी लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। फिर उसी को दूसरे तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना सॉलिबिलिटी हुआ गैस का, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच ऑफ प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द गैस। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा। इसके बाद यहाँ पर ये समझने की कोशिश की है कि KH का वैल्यू जो आ रहा है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो KH आएगा, एंड KH के वैल्यू जो है विच इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ये दिख रहा है ना, इसका आपस का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा। और मोल फ्रैक्शन कहीं भी रहेगा तो आप लिखेगा N गैस डिवाइडेड बाय N गैस प्लस N सॉल्वेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम समझ गए हैं किस तरह से दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि A एंड B दो गैस है। दो एग्जाम्पल में एक का KH 20 बार पर मोल है, एक का KH 40 बार पर मोल है। Which is going to be more soluble? We find A is going to be more soluble. क्यों A ज्यादा soluble होगा? क्योंकि उसका KH वैल्यू कम होगा। ठीक है, it's going to be, it indicates that KH value is less. नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें KH of A at 50 degree Celsius is 20 bar per mole, A at 80 degree Celsius is 40 bar per mole. At what temperature A is going to be more soluble?
we find at 50 डिग्री सेल्सियस A is going to be, मतलब किस पर ज्यादा सॉल्युबल होगा, A 50 पर, क्योंकि 50 पर KH का वैल्यू कम है। सही। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता दिए थे, 2.4 इंडेक्स क्वेश्चंस करना है, जिसमें कि बकायदा n मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालने की बात किया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस हेनरीज लॉ, जिसमें सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। यहाँ किलो बार KH का वैल्यू दिया है, आप इसको बाद में चेंज कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके 10 पावर 3, देन गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसको इस्तेमाल करके देन कन्वर्ट इट इनटू मिलीमोल्स। ठीक है, इतनी दूर तक कर रहे हैं। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए।